दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। हमारे साथ लोक बंधु पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी हैं। मैं अमित जी से लोक बंधु पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आज देश में न्यायपालिका की व्यवस्था है। एक समय था जब इसी न्यायपालिका के लोगों ने वकीलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की आज़ादी में थी, और आज वही वकील इस संविधान के प्रति कितने ईमानदार और वफादार दिख रहे हैं, और जज कितने ईमानदार और वफादार दिख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो अमित जी, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या अंतर है? नमस्कार आप सभी लोगों को। देखिए, परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जब आज़ादी का दौर था, अगर उस समय की स्थितियाँ देखी जाएं तो बहुत अलग थी, और जो आज की स्थितियाँ हैं वो बहुत ही अलग हैं। उस समय हमारी शिक्षा प्रणाली, अन्य सारी चीज़ों पर विदेशी प्रभाव था, और बहुत कम ही लोग उस समय वकालत पेशे में आ पाते थे, क्योंकि सारी शिक्षा प्रणाली भारत के बाहर थी, और बहुत ही उच्च घरानों के लोग ही आ पाते थे उस समय, क्योंकि जो भाषा शैली थी, अन्य चीज़ें थी, वो सारी विदेशी थी। आज भी हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। अगर उत्तर भारत को देखा जाए तो यहाँ के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश प्रदेशों में अंग्रेजी भाषा ही न्याय का माध्यम है, जो वास्तव में भारत के जन समुदाय हैं उनकी भाषा शैली से मेल नहीं खाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो है आज भी लोग न्यायपालिका पर या अन्य चीज़ों में क्या हो रहा है उसको समझ नहीं पाते। अगर हम न्यायपालिका की सबसे निचले स्तर की बात करें, वहाँ पर तो जन समुदाय की भाषा रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रायल कोर्ट से उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की ओर जाते हैं, देखते हैं हमारी जो भाषा है वही जन समुदाय से अलग हो जाती है। और न्याय में भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है, समझा ही नहीं पा रहा है, उसको क्या न्याय मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे आज की स्थितियों में। जबकि आज़ादी के बाद जब हमारा नया संविधान बना था, तभी से ये अपेक्षा की गई थी कि बहुत जल्दी ही भारत की एक भाषा होगी, अन्य चीज़ें होंगी, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, सारी बातें कही गई। फिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भाषा विवाद को लेकर इस चीज़ को 10 साल के लिए टाल दिया गया कि कुछ समय बाद तब तक नीतियाँ बदल जाएंगी, और उसके बाद लोगों को न्याय के लिए उनकी भाषा में ही न्याय प्रदान किया जाएगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जो वास्तव में जो चीज़ होनी चाहिए थी ना वो होकर, बल्कि वो ये राजनीतिक रूप में दूसरे रूप में आने लगी, जिससे जो वास्तव में जो जन समुदाय की मांग थी और जो अन्य बातें थी उनको इग्नोर कर दिया गया, और भाषा को राजनीतिक माध्यम बनाकर, उसको वास्तव में जोड़ने का माध्यम न बनाकर गिरगांव का या अलगाव का माध्यम बना दिया गया। और यही कारण रहा है कि आज भी अगर देखा जाए वास्तव में, तो चाहे आप उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, दोनों स्थानों पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि उत्तर भारत के लोग हिंदी की मांग कर रहे हैं तो दक्षिण भारत के लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में विरोध हिंदी का या अन्य बातों का नहीं है। जो बात विरोध की है, वास्तव में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तो वहाँ की जो उनकी स्थानीय भाषा है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अगर आप जाकर देखिए तो क्या वास्तव में उनको उनकी भाषा में न्याय मिल पा रहा है? ये नहीं संभव है। अगर उत्तर भारत में हम देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी की ही बात होती है। अगर आप यहाँ पर ही देखें, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ज़िलों में, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सबकी भाषा शैली अलग अलग है। कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन न्याय के लिए हमें सिर्फ या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी की बात ही कही जाती है।
और बाकी अगर हम देश के अन्य राज्यों में देखें तो वहाँ पर तो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम ही है, और ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जिससे लोगों को वास्तव में न्याय ना मिल पाए अगर देखा जाए। क्योंकि सरकारें अगर आप देखें तो देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी भाषा विवाद अगर आप फिर से उभर रहा है तो इसका मतलब सरकारों को जो कार्य करना चाहिए था वो ना करके बल्कि उस चीज़ को हवा दी जा रही जिससे देश में भाषा विवाद या अन्य विवाद बने रहें। कि जब तक विवाद नहीं बनेंगे तब तक लोगों को राजनीतिक रोटियाँ सेकने में दिक्कत होगी। इसीलिए भाषा विवाद को लगातार बढ़ाया जा रहा है। देखिए, न्यायपालिका ही एक ऐसी व्यवस्था है जिस पे आज भी जनता का भरोसा है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती है तो न्यायपालिका से उम्मीद होती है जनता की, गरीब जनता की। लेकिन न्यायपालिका में आज जो हो रहा है, जो जज फैसले दे रहे हैं, जो वकील कर रहे हैं, उससे जो है एक संविधान का रक्षक है न्यायपालिका। लेकिन आज जो हुआ है, अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक जज ने जो है, जज के ऊपर वकील ने जो है जूता खोल रहा था। तो ये जो व्यवस्थाएं दिन पर दिन बिगड़ रही हैं, तो क्या ये जनता का विश्वास जमेगा न्यायपालिका के प्रति? नहीं, देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है और जो जजों की भर्ती की प्रक्रिया है, केवल अगर देखा जाए तो सेशन कोर्ट तक की ही है परीक्षा प्रणाली। उसके बाद हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम है, यहाँ पर कोई परीक्षा प्रणाली नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो होना चाहिए, तो यहाँ पर ना कोई परीक्षा प्रणाली है ना कुछ। एक आपने एक कमेटी बना ली, उसमें आपने सर्वोच्च न्यायालय के जज और वरिष्ठ जो और इन लोगों को एक रख के कमेटी बनाकर वहाँ पर आपने रख लिया, और उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आज भारत में 400 से 500 परिवारों के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय और या उच्च न्यायालय में लगातार जा रहे हैं। अब इसका दुष्परिणाम ये आया कि धीरे धीरे जो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई थी, उसका गलत अर्थ निकाल दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब सिर्फ ये था कि कार्यपालिका न्यायपालिका कार्य बंटवारा होगा, ना कि ये था कि कोई संस्था अपना सारा कार्य स्वयं करेगी। आज न्यायपालिका ने कार्यपालिका हस्तक्षेप न करे, विधायिका हस्तक्षेप न करे, इस बात को लेकर अपनी भर्ती प्रक्रिया, अपने नियम, अपनी सारा सिस्टम अलग कर लिया, और उसका दुष्परिणाम ये आया कि आज जो स्थितियाँ बन गई वो इसीलिए है कि जो 1992 का सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था कि जो कैसे भर्ती प्रक्रिया होगी, कैसे किस तरह से होगा, उसी ने सारा विवाद पैदा कर दिया। इसीलिए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए प्रयास भी किया, जबकि सरकार पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद न्यायपालिका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी प्रणाली हो, कोई भी संस्था हो, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। तो जब तक आप उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ऐसी ही समस्याएं आएंगी। अभी आप जस्टिस वर्मा का घटना देख रहे हैं, और इसके अलावा महाभियोग की बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें, और उसके बावजूद आप देखते हैं अगर यहाँ पर कोई भी एक कर्मचारी हो, वो किसी भी विभाग का हो, अगर वो 1 रुपया भी करप्शन करता हुआ पाया जाएगा तो पहला काम उसका सस्पेंशन होगा, जांच होगी, FIR होगी, सारी चीज प्रक्रिया है। लेकिन इस घटना में अभी जो नोट कांड हुआ है, उसके बावजूद भी आज तक FIR ना होना कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर उंगली उठाता है। अभी आपने जस्टिस शेखर यादव जी की बात देखी, जो बातें उठी उन्होंने जो अपने भाषण में कही, उस पर भी कहीं ना कहीं ये बातें न्यायपालिका पर उंगली उठाती हैं कि ठीक है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन न्यायपालिका को भी तो चलना संविधान के अनुसार ही है। वहाँ पर बैठा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। आपके सामने सारे साक्ष्य होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं, आपको निर्णय उसके आधार पर देना है, ना कि क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग को आधार पर देना है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद लोगों को न्यायपालिका पर अगर भरोसा है तो इसीलिए क्योंकि अन्य संस्थाएं जिस तरह से भ्रष्टाचार या अन्य चीज़ों में लगातार बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर न्यायपालिका एक आशा की कण दिखाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं
इतना सब कुछ होने के बावजूद न्यायपालिका में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि स्थितियाँ नहीं हैं, बिगड़ती नहीं, वहाँ पर कोई ना कोई निरंतर बदलाव होते रहते हैं। और चीज़ें अगर कुछ जजमेंट निर्णय गलत आ गया तो अगली बार उसको सुधार लिया जाता है और उसको कोशिश की जाती है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं ना आए जिससे लोग न्यायपालिका पर उंगली उठा सकें। यही कारण है कि लोगों का आज भी न्यायपालिका पर विश्वास बना हुआ है। अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि चाहे सरकार हो या न्यायपालिका में बैठे जज हैं, वकील हैं, इसमें क्या सुधार किया जाए कि न्यायपालिका पे और भरोसा बने जनता का, क्योंकि एक यही अंतिम पायदान है लोकतंत्र का, जो बचाता है, संविधान को बचाता है, लोकतंत्र को बचाता है। और इसमें भी आज जो टूट होती जा रही है, जो जज बीक रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, तो ये कैसे सुधार होगा इस पर? जहाँ तक न्यायपालिका में सुधार की बात है तो समय समय पर हमारे यहाँ इसके लिए आयोग गठित किए जाते हैं। लगातार उसमें जो सुझाव सरकार को दिए जाते हैं या न्यायपालिका को दिए जाते हैं, वास्तव में वो सुझाव अगर समय समय पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए उनको, तो जो न्यायपालिका में आज समस्याएं हैं उनको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। हमारे यहाँ आयोग गठित होते हैं, ला कमीशन गठित होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके क्या सुझाव आए कुछ दिन तो मीडिया में चर्चा होती है, उसके बाद वो सारी रिपोर्टें कहीं न कहीं जाकर अलमारी में बंद करके फेंक दी जाती है। उसमें क्या सुझाव आए थे, क्या हुआ था, कोई नहीं जानता, और अगली बार के लिए फिर एक नया आयोग। तो हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन धरातल पर वास्तव में कार्य कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी आयोग ने अगर समय पर रहते हुए जो सुझाव दिए गए हैं तो उनको सरकार की जिम्मेदारी सरकार की है, और ये न्यायपालिका की स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कमेटी या आयोग गठित हुआ था तो उसकी रिपोर्ट अगर उसको सुझाव दिया गया था तो उसको वास्तव में कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि ऐसे ही टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ है। जब तक जो सुधार सुझाए जाते हैं अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। और हमारे यहाँ बहुत से कानून ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वास्तव में उनको समय के साथ या तो ख़त्म करने की स्थिति होनी चाहिए थी या उनमें बदलाव होना चाहिए थे, लेकिन ना तो सरकारें उसमें बदलाव कर रही हैं न न्यायपालिका, बल्कि हम वही स्थिति है कि लकीर के फकीर बन गए हैं। बराबर यही बात कह देना कि नहीं ऐसा लिखा है। तो ऐसे बहुत से कानून आज भी हमारे यहाँ विद्यमान हैं जो आज़ादी से पहले लागू थे और आज तक लागू हैं हूबहू, बस उसमें 19 से 20 का अंतर कर दिया गया है। अगर वो कानून वास्तव में उचित ही थे तो क्या हमारे देश के लोगों ने इसीलिए संघर्ष किया था? तो ये कहीं न कहीं न्यायपालिका और सरकार दोनों को सोचना है, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अपना अपना महत्व है और सारी चीज़ें हैं। जब तक सभी लोग मिलजुल के कार्य नहीं करेंगे लोकतंत्र में, तब तक टकराव की स्थिति दिखेगी और सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर सरकार और न्यायपालिका, बार और बेंच, इन सभी लोगों को सहयोग करते हुए वास्तव में हमारे सामने क्या समस्याएं हैं उनको सामने लाना है, और उसके बाद सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, न्यायपालिका उसको कैसे लागू करती है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे सामने है जिस पर सरकार और न्यायपालिका दोनों को सोचना है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे लोक बंधु पार्टी के प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आपने इनका विचार सुना, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपको।